और अब खबरें तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद केस तूल पकड़ता ही जा रहा है। बिलखुसूस सर्वे के वीडियोस और तस्वीर लीक होने के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। अब इस केस की अगली समाअत 4 जुलाई को होगी। एक रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, अर्जी गुजारों को जिला अदालत का हुक्म। लीक शुदा सर्वे क्लिप को रखें महफूज। समाअत की अगली तारीख 4 जुलाई मुकर्रर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सर्वे रिपोर्ट के फोटो और वीडियोस लीक होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इल्जाम तराशियों का दौर जारी है। मंगल को हिंदू फरीक डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत पहुंचा। 4 मोहरबंद लिफाफे वापस करते हुए फोटो वीडियो लीक होने की तहकीकात का मुतालबा किया। ताहम अदालत ने लिफाफा वापस नहीं लिया और तहकीकात की बात की। ज्ञानवापी मस्जिद केस में 4 हिंदू खवातीन दरखास्त गुजारों को हिदायत दी गई कि वो लीक होने वाली वीडियो फुटेज की सीडी और सर्वे की तस्वीर को अपने पास ही महफूज रखें। जबकि ज्ञानवापी मस्जिद केस में दरखास्त गुजारों में से पेश हुए एडवोकेट शिवम गौड़ ने कहा कि वाराणसी की जिला अदालत में एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें मोहरबंद दस्तावेजात के अफशा होने की सीबीआई जाँच की दरख्वास्त की गई थी। वीडियोस लीक होने और कुछ टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नश्र होने के एक दिन के बाद ये 4 खवातीन मस्जिद के अंदर अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा सर्वे की सीटीज हवाले करने के लिए अदालत आई थीं। वीडियोस लीक होने पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बरहमी का इजहार किया। देखिए, ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो। 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। वाज़ेह हो कि जिले अदालत ने 5 में से 4 हिंदू खवातीन दरखास्त गुजारों को एक मोहरबंद पैकेट में फुटेज की कॉपियां दी थी। उस वक्त उन्होंने कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में मौसूल होने वाले मवाद को आम न करने का हलफ लिया था। वहीं मुस्लिम फरीक का कहना है कि सब जानते हैं कि वीडियो और तस्वीर किसने हासिल की हैं। ऐसे में मुस्लिम फरीक ने भी केस की जांच का मुतालबा किया। अगली समाअत की तारीख 4 जुलाई दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत इस केस की समाअत कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मामले में शामिल पेचीदगियों और हसास चीजों के लिए ज्यादा सीनियर और तजुर्बेकार हाथ की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज के पास मुंतकिल कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के जयपुर में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सहाफियों के कई सवालात के जवाब दिए। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी के हवाले से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस हुकूमत को अजमेर दरगाह बयान केस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस जो है पार्टी AIMIM, उसने राजस्थान में अपनी ऑफिशियल लॉन्चिंग कर दी है। जमील खान को यहाँ पर राजस्थान का कन्वीनर बनाया गया है। एक टीम पूरी जुलाई तक काम करेगी बाकायदा। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान में आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। बुनियादी मुद्दों को लेकर के लंबी प्रेस वार्ता हुई, लेकिन उसमें जो निचोड़ अगर निकाला जाए तो आपने कहा कि ये जो मंदिरों का, मस्जिदों का मामला है, ज्ञानवापी से लेकर अजमेर दरगाह का आपने जिक्र किया, इन चीज़ों को छोड़ करके विकास के मुद्दे पर बात नहीं, छोड़कर नहीं, दोनों मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप एक बात समझिए कि तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उसमें मुसलमानों के लिए एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। भाजपा ने और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये जितने मुद्दे हैं इसका ताल्लुक भाजपा से और RSS से है, तो इसको आप एक को हटाओ दूसरे को नहीं। हम कह रहे हैं कि दोनों मुद्दे हैं, में उस पर बात होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में एक जैन तबके से जिस शख्स का ताल्लुक़ है
उसको महज मुसलमानों ने शक पर आपने मार मार कर उसकी जान ले ली। बताइए क्या हो रहा है इस देश में फिर। राजस्थान की अगर बात करें तो आपने कहा कि हमारी जुलाई तक पूरी तैयारी हो जाएगी, लॉन्चिंग भी हो जाएगी और सदर का भी अनाउंसमेंट। हाँ बिल्कुल, हमने एक 6 मेंबर की कोर कमेटी बनाई है जिसमें जमील खान साहब को उसका कन्वीनर बनाया है। वो राजस्थान के मुख्तलिफ ज़िलों में जाएंगे, ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, उनसे राय लेंगे, उनका आशीर्वाद हासिल करेंगे। हम भी जाएंगे, करेंगे। आपने जो बात कही कि आपको हमदर्दी है काफ़ी, आपके पुराने दोस्त भी रहे हैं सचिन पायलट, और पार्टी से भी उनका काफ़ी मनमुटाव रहा, उस चीज़ को लेकर के आपने एक्सप्लेन किया कि भाई हम तो जो है कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उनके खुद के साथ ही पहुंचा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस खुद कमज़ोर पड़ रही है, कांग्रेस में खुद दाखिली इंतशार है। आप बताइए कि इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं भाई राजस्थान में 30 लोकसभा राज्यसभा की सीट है और हाँ नहीं 25 लोकसभा 10 राज्यसभा है ना, तो 35 हो गए। तो 35 में आप सब समुदाय को देते हैं, मुसलमान क्यों नहीं देते भाई? आप बताइए कौन कौन। हैदराबाद में प्रोग्राम जश्न कवाली सैयद आमिर हुसैन व हमनवा की खूबसूरत महफिल कवाली डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम जश्न कवाली मीडिया प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल में महफिल कवाली। की खूबसूरत महफिल कवाली का ये जश्न है जो इस वक्त आप देख रहे थे। और ये आपको बता दें कि महफिल कवाली ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम जो है इसका इनकाद किया गया। और इस वक्त जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो सीधी नशरियात, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और मीडिया प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल में इस महफिल कवाली का इनकाद किया गया है। एक बार फिर आपको हम बता दें कि आप हैदराबाद से ये सीधी तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं इस वक्त हैदराबाद में प्रोग्राम जश्न कव्वाली। और ये प्रोग्राम जश्न कव्वाली जो है ये सैयद आमिर हुसैन व हमनवा की खूबसूरत ये महफिल है और उनकी तरफ से ये कव्वाली का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम इस जश्न कव्वाली का इनकाद किया गया है। दीनस्तु हुसैन दीपनास्तु हुसैन सददाद नादाद दस्त दल दस्ते यज़ीद हक़ के बिना ला इलाहा हुसैन देखा है जिस किसी ने भी, देखा है जिस किसी ने भी जलवा हुसैन का, देखा है जलवा हुसैन का, देखा है जिस किसी ने भी जलवा हुसैन का, हुसैन का देखा है जिस किसी ने भी जलवा
जलवा हुसैन का जिस किसी ने भी जलवा हुसैन का देखा है, जिस किसी ने भी जलवा हुसैन का जिस किसी ने भी। खबरों आगे बढ़ते अजमेर दरगाह को लेकर किए गए दावे को लेकर महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ मुखालफत शुरू हो गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र ने महाराणा प्रताप सेना के सदर राजवर्धन सिंह के दावे पर एतराज जताते हुए इसे बेतुकी बात बताया है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ अमर अंसारी ने वफ्द के साथ अजमेर के एसपी से मुलाकात की और शिकायत की। मोहम्मद यूसुफ अमर अंसारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वाज़ेह है कि महाराणा प्रताप सेना के सदर ने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को खत लिखकर इस बात का दावा किया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह एक कदीम हिंदू मंदिर है। हमारा मुद्दा ये है कि 25 तारीख के बाद से जो है महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष है, जो मानसिक रूप से जो पागल है, जो गरीब नवाज सरकार के शान में मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो गुस्ताखी कर रहे, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। और पिछले हम 3-4 दिन से स्थानीय पुलिस अजमेर दरगाह और एसीपी ऑफिस में आके हम कंटिन्यू एलिगेशन दे रहे कि उस पर एफआईआर की जाए, मगर हाँ नहीं बोल के 3-4 दिन से टाला जा रहा है। मगर हम इनको साफ रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी अजमेर शरीफ के थाने में और जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है उसका पूरी जिम्मेदार हमारे हिंदुस्तान के राजनेता है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार खुद। दिल्ली की जामा मस्जिद को कल आंधी और बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को आज सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। सिर्फ नमाजियों को इजाजत रही। मस्जिद को पहुंचने वाले नुकसान के बाद दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने एएसआई को खत लिखकर जामा मस्जिद की मरम्मत का मुतालबा किया है। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश और तूफान की वजह से दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गुंबद का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, जबकि निस्फ कलश अभी भी गुंबद पर झूल रहा है। इसके अलावा और भी कई तरीके से जामा मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। हालत की नज़ाकत को देखते हुए फिलहाल जामा मस्जिद को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और इस पूरे मामले के हवाले से एएसआई को मरम्मत के लिए खत लिखा गया है। इसी खतरे के पेश नज़र मैंने जामा मस्जिद में के प्रेमिसेस में अभी लोगों की आमद-रफ्त बंद कर दी है। सिर्फ नमाज के लिए चंद लोगों को कहा जाएगा कि कम से कम लोग आएँ, कि अगर खुदा न खास्ता वो गिर गया तो इंसानी जानों के का ख़तरा है कि कहीं कोई जान ना चली जाए। तो एएसआई को मैंने आज ख़त लिखा है, डायरेक्टर जनरल एएसआई को, कि वो फौरी तौर से इसको उतारने का काम करें और एहतियात के साथ मरम्मत करके इसको दोबारा लगा दें, क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट हैं और इमारत जो आसार कदीमा हैं उनके जो एक्सपर्ट हैं वो एएसआई के पास हैं, हमारे पास नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इन सब के दरमियान एमआईएम का एक वफ्द भी मस्जिद पहुंचा और मस्जिद की हालत पर अफसोस का इजहार किया। एएसआई को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस पर कदम उठाए और दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या जो भी लोग हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शाही जामा मस्जिद है ये हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान की आबरू है। आप देखिए कि दुनिया से कोई भी आता है सरबराह, वो उसकी कोशिश होती है कि वो जामा मस्जिद आए और यहाँ देखे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी धरोहर है ये हमारी, तो इसको बचाना जो है हम सब की जिम्मेदारी। चाहे जो मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1656 में तामीर होने वाली दिल्ली की शाही जामा मस्जिद मुल्क का एक ऐसा तारीखी वर्सा है जिसे देखने के लिए बैरून मुल्क से सयाह आते हैं। जामा मस्जिद की तवील अरसे से मुरम्मत नहीं की गई है। 360 साल से जायद पुरानी इमारत खस्ता हाल का शिकार है और बड़े बजट के जरिए इसकी मरम्मत की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के 6 उम्मीदवार इस बार यूपीएससी में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर इफ्शार आलम ने उम्मीदवार कामयाब होने वालों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों को यूपीएससी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करें। देखिए, जामिया हमदर्द की जो कोचिंग एकेडमी है ये यूजीसी फंडेड है। तो जैसे आपको पता है कि 5 इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रही है, जिसमें जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया, अलीगढ़, अंबेडकर और मानू है। तो उस तहत में जामिया हमदर्द का परफॉर्मेंस हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बेटर रहता है। इस बार हमारे यहाँ 6 आए हैं, जिसमें 2 आईएएस का उम्मीद है और 4 आईपीएस की उम्मीद है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे मेंस क्वालिफाई करते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर स्टेट सर्विसेज में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, या फिर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट, इन चीज़ों में वो चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिलेक्शन है, ऐसे हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, लेकिन यूपीएससी के साथ साथ हमारे काफ़ी बच्चे जो मेंस तक आके तो वो स्टेट में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है और हाल ही में यूजीसी ने रिव्यू किया है और उम्मीद है कि वो रिव्यू में जामिया हमदर्द को आगे यूजीसी एक्सटेंशन भी देगी इंशाल्लाह। यूपीएससी 2021 के नतीजे आ चुके हैं। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में यूपी के सुल्तानपुर की अरीबा नोमान और कर्नाटक के तहसीन भी हैं। अरीबा नोमान ने 109 रैंक तो तहसीन ने 482 रैंक हासिल किए हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अरीबा और तहसीन से कई सवालात किए। था वो मिल गया है और जो संघर्ष किया वो वर्थ इट था। आज जो खुशी मुझे महसूस हो रही है, मेरे घर वालों को, मेरे आस पड़ोस में, तो बहुत ही खुशी है कि ठीक है, जो भी मैंने संघर्ष किया, जो भी चीजें थी ऊपर नीचे हुई, वो अच्छा हुआ एट द एंड। सर, बहुत लोगों का, बहुत सारे फैक्टर्स को मैं श्रेय दूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, अगर वो ही क्वेश्चन करते कि अरीबा आपने 4 अटेम्प्ट्स लिए अभी तक नहीं हुआ, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया हर तरह से, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह से। सेकेंड, मैं अपने मामू को श्रेय दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि वही थे जिन्होंने मुझे फाइनली मेरे अंदर ये बिलीफ लाया कि तुम कर सकती हो। मैं अपने सर, जो मेरे मेंटोर, जिन्होंने मैंने बोला, मिस्टर प्रमोद पांडे, वो एसडीएम है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में, उनको मैं श्रेय दूंगी। मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे, इस एग्जाम बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है, तो वो मुझसे मिलते आते रहे, हमने कुछ छोटी मोटी पार्टी करते रहे, उससे बहुत ही दिमाग को अच्छा रहता था, बहुत ही बैलेंस हो जाता था पढ़ाई के लिए। और मैं अपने कजिन्स को भी बहुत श्रेय दूंगी, क्योंकि उनसे बात करके मुझे बहुत लाइट फील होता था। तो ये बहुत लोग हैं डिजर्विंग। मेरा ऑल इंडिया रैंक 482 है, 482। मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर साइंसेज में किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़ से। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ है। तो 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन कोविड के वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मैं प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई थी। लेकिन मैं फिर से वापस आई 2021 में, जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया, ना सिर्फ प्रीलिम्स बट मेंस एंड ऑल्सो इंटरव्यू। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सबसे पहले तो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है सर कि एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। आप एक अपने जोन में नहीं रहते, आप बहुत कुछ चीज़ें जो है दूसरों से सीखते हैं, पीयर लर्निंग से कहते हैं, वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे अरीबा ने कहा कि ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना वो अलग लेवल का मोटिवेशन देता है कि यार ये भी तो सिंपल लोग हैं हमारे जैसे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे जो माहौल है वो हल्का कर देता है, आपके ज़्यादा बर्डन को बढ़ने नहीं देता। अगली खबर, हज 2022 के लिए परवाज शुरू होने में चंद दिन ही रह गए हैं, लेकिन मक्का और मदीना में नवाबीन भोपाल के जरिए तामीर की गई रबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। रबात में आज़मीन हज के क़याम और गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती फलाह व बहबूद मुख्तार अब्बास नक़वी को खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। आरिफ मसूद का कहना है कि भोपाल, हैदराबाद, टोंक और दीगर रियासतों के नवाबीन के जरिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में रबात की तामीर इसलिए की गई थी ताकि इन रियासतों के आज़मीन हज को सहूलियात मिल सके। रबात के होते हुए अगर आज़मीन हज को रबात में रुकने का इंतजाम नहीं किया जाता है तो सिर्फ भोपाल के आज़मीन हज पर 3 करोड़ का इजाफा खर्च जो है, यानी इजाफी खर्च बढ़ जाएगा। ऐसा मालूम चला कि सीजीआई ने इस बार जो गाइडलाइन दी है उसमें पूरे
हिंदुस्तान से जो रुबातें इस्तेमाल होती नहीं सऊदी में, मक्का और मदीना शरीफ में, तो उसको बैन कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि किस गाइडलाइन के तहत किया, थोड़ा सा उनको ब्रीफ करा, तो उन्होंने मुझसे हफ्ता भर के अंदर इसका निराकरण करने का कहा है। तो मैंने फिर पुनः उनको बात करना चाहिए और मैं आपके ज़रिए मैं उनको ख़त भी लिखा है, कल मेल भी करा है, CGI को भी करा, और मैंने लिखा है कि जितनी रुबातें हैं, चाहे भोपाल की रुबात हो, चाहे सिरोंज की हो, चाहे हैदराबाद की हो। सफर हज 2022 के लिए हिंदुस्तान के आज़मीन की परवाज शुरू होने में चंद रह गए हैं, लेकिन मक्का मुकर्रमा दराए की रबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, उस पर अब जिस तरह से खत लिखा गया है, दरख्वास्त की गई है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकल आए। हालांकि शाही औकाफ का कहना है कि मक्का और मदीना की रबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर इसकी तैयारी मुकम्मल है। हज 2022 की रहनुमा हिदायत में आज़मीन हज को सऊदी हुकूमत की पाबंदियों के सबब रबात की सहूलियात नहीं फराहम किए जाने का जिक्र किया गया है। शाही औकाफ की रुबात की तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ हम हज कमीशन जो है, इंडियन हज कमीशन, उसके जवाब का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आता है तो फ़ौरन हमारी कार्रवाई, वहाँ की हमारी सारी कार्रवाई मक्का मदीना। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के लिए MP स्टेट हज कमेटी के जरिए रियासती सतह पर हज तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया गया है। हज कमेटी के जरिए 1 जून से राजधानी भोपाल से आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। इसके बाद रियासत के तमाम अजला में आज़मीन हज को सफर हज को लेकर जरूरी तरबियत और सऊदी कवानीन को लेकर आज़मीन हज को मालूमात फराहम की जाएंगी। भोपाल स्टेट हज ऑफिस में 1 जून को मुनक़िद होने वाले एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में भोपाल के अलावा सीहोर और रायसेन के आज़मीन हज शिरकत करेंगे। 1 तारीख को हमने आयोजित किया है और अभी खासकर हमने 3 जिलों को फोकस किया है, रायसेन, सीहोर और भोपाल। हज हाउस में ही हम 1 तारीख को 1 जून को इसको अमली जामा पहनाएंगे और फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के कैंप लगाकर और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, समाज सेवक हैं, उनके माध्यम से हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर। तो खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विशाल आजम को दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।